नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नमन अग्रवाल, स्वागत करता हूं सभी का ज्ञान एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आपके क्लास 12 के चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि भैया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं, इनके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, और चैप्टर का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था। उसी पार्ट में मैंने आपको बोला था कि भैया हेनरी फ्योल और उनके द्वारा दिए गए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम देखेंगे अपने पार्ट 2 में। तो लो भैया, टाइम से आपके पास आ चुकी है पार्ट 2। देखो आराम से एक एक चीज को अच्छी तरीके से समझना। क्यों? क्योंकि भैया ये जो हेनरी फ्योल वाला अपना टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या मैं कहता हूं भैया इसको बहुत ही ज्यादा वीआईपी है। ठीक है, अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो भैया मोस्टली चांस है कि भैया वो हेनरी फ्योल या उनके द्वारा दिए गए ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से ही आएगा। क्लियर है? बाकी टॉपिक्स में से नहीं आएगा कि सर बाकी टॉपिक्स में से भी बिल्कुल आ सकता है, बट ये जो ऐसा टॉपिक है इसमें से तो भैया डेफिनेट आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखने वाला है आपके एग्जामिनेशन में। तो बहुत ही ध्यान से इस चीज को पढ़ना समझना। जो भी चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपरली आप अच्छी तरीके से अपने साइड से भी नोट्स बनाते चलना। क्लियर है? तो इधर उधर की बातें हो गई बहुत, शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि भैया हेनरी फ्योल थे कौन। तो हेनरी फ्योल वॉज बॉर्न इन फ्रांस इन 1841। तो हेनरी फ्योल का जन्म कहां हुआ था भैया? तो हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था फ्रांस में। कौन से ईयर में? 1841 में। सर क्या ये प्लेस और हमको डेट या ईयर याद रखना जरूरी है? बिल्कुल याद रखना जरूरी है। देखो क्योंकि इस बार आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में आया है चेंज। इस बार आपके एग्जाम हो रहे हैं कैसे? एमसीक्यू बेस्ड। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि भैया हेनरी फ्योल का जन्म कहां पे हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। तो ये आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए। तो कहां हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था भैया? फ्रांस में 1841 में। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है भैया कि इनका जो बॉर्न हुआ है वो फ्रांस में हुआ है या इनका बॉर्न हुआ है टर्की में। आपको पता होगा कि भैया एक कंट्री है टर्की के नाम से यहाँ पे। ठीक है, अब इंटरनेट में भी भैया बहुत सारी कंफ्यूजन है कि एक्चुअल में इनका बॉर्न कहां हुआ था। कुछ वेबसाइट्स ये बोलती हैं कि इनका जन्म हुआ था फ्रांस में, कुछ बोलती है टर्की में। लाइकवाइज मार्केट में भी आप जहां बहुत सारी बुक्स देखोगे वहां पे भी किसी में फ्रांस का मेंशन है, किसी में टर्की का मेंशन है। अब आप सोचोगे सर ऐसे सिचुएशन में करे क्या? ऐसे सिचुएशन में भैया बेटर ये होगा कि भैया एग्जाम में अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि कहां पे बॉर्न हुए, तो देख लेना कि फ्रांस ऑप्शन में आ रहा है या टर्की ऑप्शन में आ रहा है। अगर टर्की ऑप्शन में आएगा तो टर्की मार देना, फ्रांस ऑप्शन में आएगा फ्रांस मार देना। सर क्या होगा अगर दोनों ही ऑप्शन साथ में आ जाए? तो अगर उस केस में दोनों ही ऑप्शन आपको दिख रहा है तो भैया मेरे हिसाब से फेवरेबल रहेगा कि फ्रांस को आप ज्यादा से ज्यादा टिक लगा दें। ठीक है, क्योंकि भैया मैंने भी थोड़ी बहुत रिसर्च की और इसमें मैक्सिमम केस मुझे फ्रांस के ज्यादा सोर्स देखने को मिले, टर्की के बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिले। इसलिए मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है जहां पे फ्रांस और टर्की दोनों का ऑप्शन हो तो फ्रांस को मार देना। अगर फ्रांस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टर्की दिख रहा है, टर्की मार देना। अगर टर्की नहीं दिख रहा है, फ्रांस दिखना है, तो उस केस में आपको फ्रांस ही यहाँ पे टिक करना है। और ईयर के लिए रिलेटेड यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। 1841 आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में, ही वॉज अ माइनिंग इंजीनियर। इनका प्रोफेशन क्या था भैया? माइनिंग इंजीनियर। सर सही में? हाँ जी भैया, देख लो हेनरी फ्योल जिन्होंने दिए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये कॉमर्स बैकग्राउंड से थे ही नहीं। ये तो भैया इंजीनियर थे। कॉमर्स बैकग्राउंड से थे क्या? नहीं, ये भैया मैथ्स वाले थे, अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे। देख लो भैया, आदमी में टैलेंट की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। इंजीनियर बैकग्राउंड से होते हुए भी इन्होंने कॉमर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे प्रिंसिपल दे दिया। तो भैया एक लाइक इस वीडियो पे हेनरी फ्योल के लिए तो बनता ही है। आगे बढ़ते हैं अपन थर्ड पॉइंट में। इन 1881 he was promoted as the managing director of the company। 1881 में जिस भी ये माइनिंग कंपनी में काम कर रहे थे एज अ माइनिंग इंजीनियर, उनको वहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे बैठा दिया गया था। नेक्स्ट, he is also known as father of management studies and thoughts। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। हेनरी फ्योल को क्या बोला जाता है भैया? हेनरी फ्योल को बोला जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। और ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने मैनेजमेंट की फील्ड में बहुत ही सारा कंट्रीब्यूशन किया था, जिसमें से एक मेजर कंट्रीब्यूशन है अपना 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो अब हम देखने वाले हैं आगे वाली नेक्स्ट स्लाइड में। उसके पहले एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं, आपको कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं रहना चाहिए। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे होंगे, ऑलरेडी चैप्टर 2 हमने स्टार्ट कर लिया था, उसकी एक वीडियो आपको ऑलरेडी पहले मिल जाएगी। इधर उधर देखना, आपको आराम से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले हेनरी फ्योल और उनके 14 प्रिंसिपल, जिसमें हेनरी फ्योल के बारे में अभी हमने स्टडी कर लिया। इनका बॉर्न हुआ था फ्रांस में, 1841 इनका ईयर था। माइनिंग इंजीनियर थे, कंफ्यूज मत होना। ठीक है कि कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, कॉमर्स बैकग्राउंड से बिल्कुल भी नहीं थे, इंजीनियर थे। 1881 में भैया इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया था इनकी कंपनी का, जहां ये काम कर रहे थे। इनको फेमसली भैया फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने दिए थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो आज भी, ठीक है, जो आज भी हमको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा काम आते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। सर अब वो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या थे, हमको जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुकता हो रही है, हम रह नहीं पा रहे। तो ये लो भैया, आप ही की भारी डिमांड पे सीधा बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कि भैया इनके 14 प्रिंसिपल क्या है। 14 प्रिंसिपल में से सबसे पहला प्रिंसिपल ये रहा आपके सामने। पहला प्रिंसिपल बोलता है डिवीजन ऑफ वर्क।
अब क्या है भैया ये डिवीजन ऑफ वर्क, तो डिवीजन ऑफ वर्क कुछ नहीं है, सिंपली स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। कैसे याद रखोगे? स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। यानी क्या हो गया भैया, अगर कोई भी एक बहुत बड़ा काम आपके पास यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत बड़ा काम है, सिंपली उस काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो। ये देखो एक बहुत बड़ा काम है यहाँ पे, उस बड़े काम को छोटे छोटे अपन ने पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया, और उस डिवाइड किए हुए वर्क को आप उन स्पेशलिस्ट लोगों को दे दो, ठीक है, उन एक्सपर्ट्स को दे दो जो उस काम को करने में एकदम माहिर है। इससे क्या होगा, वो छोटे छोटे काम को बहुत ही कम टाइम में इजीली कर पाएंगे, और जो बड़ा आपका काम है वो छोटे छोटे पार्ट में होके कंप्लीट अपना होने वाला है। डिवीजन ऑफ वर्क सिंपली ये कहता है कि एक बड़े काम को बड़े काम की तरह मत देखो, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो, और उन काम को आप स्पेशलिस्ट को सौंप दो जो उस काम को प्रॉपर टाइम के अंदर और बिना ज्यादा रिसोर्सेज को वेस्ट किए अपना इजीली वो कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये था भैया हमारा पहला प्रिंसिपल जो कि क्या बात करता है, डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में, यानी स्मॉल मिलाते जाओ और लार्ज बनाते जाओ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अपन दूसरे कॉन्सेप्ट पे। दूसरा कॉन्सेप्ट बात करता है भैया, दूसरा प्रिंसिपल हमारा बोलता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर अथॉरिटी मतलब क्या? अथॉरिटी मतलब हो गई पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हो गई जिम्मेदारी। पहला प्रिंसिपल में हमने क्या देखा कि भैया बड़े काम को डिवाइड करके छोटे छोटे काम में उसको बांट दो और उसको एक पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट को दे दो। अब समझो कि भैया हमने किसी स्पेशलिस्ट को, हमने किसी मैनेजर को या किसी वर्कर को हमने अब एक काम तो सौंप दिया, बट हमने उसको काम करने से रिलेटेड हमने यहाँ पे पावर ही नहीं दी। जैसे प्रोडक्शन वाले मैनेजर ने अपने छोटे लेवल के मैनेजर को काम दिया कि आपको भैया आज के आज 10,000 यूनिट यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। कितना? एक दिन में आपको डेली 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करना है। बट यहाँ पे क्या हो गया, उस बड़े मैनेजर ने अपने छोटे लेवल मैनेजर को काम तो दे दिया, बट उसको अथॉरिटी नहीं दी। अथॉरिटी मतलब पावर ही नहीं दी। अब भैया सोचो कि अगर एक दिन में 10,000 यूनिट हमको मैन्युफैक्चर करना है किसी भी गुड्स का, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे रॉ मटेरियल होने चाहिए, तभी तो हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। बट जरा सोचो उस छोटे मैनेजर के पास ये अथॉरिटी ही नहीं है कि वो जाके रॉ मटेरियल ला सके, तो क्या वो अपना काम सही टाइम पे सही तरीके से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यही बात यहाँ पे हमारे कह गए हेनरी फ्योल, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी अगर आप किसी पर्सन को कोई काम सौंप रहे हो तो जरूरी नहीं है भैया कि आपको उसको सिर्फ और सिर्फ काम ही देना है, उस काम से रिलेटेड आपको उनको प्रॉपर पावर भी देनी है, उनको अथॉरिटी देके रखनी कि भैया वो अपने डिसीजन को जल्दी तरीके से ले पाए और आपके वर्किंग में कोई भी यहाँ पे गैप नहीं। क्लियर है? हाँ जी सर। बढ़ो भैया तीसरे पॉइंट की तरफ, या तीसरा प्रिंसिपल कहता है भैया हमारा डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन मतलब अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। फ्योल बोलते हैं यहाँ पे कि भैया डिसिप्लिन में रहना, सारे वर्कर्स को डिसिप्लिन में रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी वर्कर देखो, जैसे यहाँ पे ये वर्कर है, ये डिसिप्लिन में नहीं था, तो ये क्या कर रहा है, अपने बॉस से भैया ताने सुन रहा है, ठीक है, बॉस इसको इसका चिल्ला रहा है। तो यही चीज यहाँ पे बोलते हैं हेनरी फ्योल कि सारे वर्कर्स को बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। डिसिप्लिन में रहेंगे तो उससे क्या होगा, सब अपना अपना काम बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर एक एकदम डिसिप्लिन मैनर में करेंगे, जिससे वेस्टेज कम होंगे रिसोर्सेज के। क्लियर है? और जहां रिसोर्सेज के वेस्टेज कम होंगे, ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और जहां कॉस्ट कम हो गई, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अपने आप यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो इसलिए हेनरी फ्योल यहाँ पे बोलते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर डिसिप्लिन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये था हमारा तीसरा प्रिंसिपल जो कि बात करता है डिसिप्लिन के बारे में। बढ़ते हैं फोर्थ प्रिंसिपल की तरफ। फोर्थ प्रिंसिपल ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। फोर्थ प्रिंसिपल है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड का। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है सर? यूनिटी ऑफ कमांड ये बोलता है, जरा इमेजिन करो एक सिचुएशन के बारे में जहां पे काम करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉइज यहाँ पे हो गए, या समझ लो सिर्फ और सिर्फ एक ही एम्प्लॉय के बारे में। एक एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहा है, उसको कुछ पर्टिकुलर काम करना है, बट एक ही टाइम पे उसको भैया प्रोडक्शन वाला मैनेजर आके कुछ काम सौंप देता है, ठीक है, तुरंत कुछ टाइम बीतता नहीं है कि 10 मिनट बाद कोई दूसरा मैनेजर, मान लो भैया एडवर्टाइजमेंट वाला मैनेजर या सेलिंग वाला मैनेजर आके उसको दूसरा काम सौंप देता है। अब दोनों बोलते हैं कि भैया ये काम एकदम अर्जेंट है, आज के आज हो जाना चाहिए, और दोनों बहुत ही ज्यादा हैवी काम है। अब सोचो कोई एम्प्लॉय जिसको दो मैनेजर्स यहाँ पे कमांड कर रहे हैं, दो मैनेजर्स उसको यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम हमारा काम करो, हमारा काम करो। उस केस में एम्प्लॉय क्या करेगा भैया, ना वो इसकी बात को टाल सकता है, ना वो इसकी बात को टाल सकता है। अगर अपना ये एम्प्लॉय हमारा ए अगर इसकी बात को नहीं मानेगा और इसका काम कर देगा तो भैया ये नाराज हो जाएगा, ठीक है, और अगर वो इसका काम नहीं करता तो भैया ये अपना यहाँ पे नाराज होने वाला है, ये खुश हो जाएगा। इस सिचुएशन में क्या होगा भैया, एम्प्लॉय यहाँ पे बीच में बुरा बनने वाला है। तो इसी को दूर करने के लिए यहाँ पे हेनरी फ्योल ये बोलते हैं कि भैया कमांड में, ठीक है, कमांड में यूनिटी होनी चाहिए, या ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही एम्प्लॉय को एक ही टाइम पे 3-4 बॉस यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं कि ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयर जो है यहाँ पे, जो एम्प्लॉय है हमारा, ठीक है, जो काम करने वाला जो वर्कर है, वो हो जाएगा कंफ्यूज कि भैया मैं किसका काम पहले करके दूं, दोनों अथॉरिटी में बराबर है।
दोनों ही यहाँ पे मेरे सीनियर हैं, एक का काम करूंगा दूसरे का नहीं हो पाएगा तो दूसरे को बुरा लग जाएगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे काम गड़बड़ तरीके से हो जाएगा। इसीलिए फ्योल ने बोला है कि भैया किसी भी इंप्लॉयर को एक टाइम पे एक ही जन को यहाँ पे ऑर्डर देना चाहिए, एक ही को कमांड देना चाहिए। इमेज में भी आप देख सकते हो इतने सारे इंप्लॉयर, उनको सिर्फ और सिर्फ एक बॉस यहाँ पे कमांड कर रहा है। इससे क्या होगा, ये इन्हीं की बात को फॉलो करेंगे और कोई भी केओस यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होने वाला है। क्लियर है? बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट प्रिंसिपल बोल रहा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है भैया, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन लगभग सेम सेम है, बट हाँ इसमें अंतर है। क्या अंतर है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये बोलता है कि भैया एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, सेलिंग का अलग डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का, परचेजिंग का एक अपना अलग डिपार्टमेंट हो गया। तो जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके काम में भैया यूनिटी आनी चाहिए। उनका सारों का मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि भैया जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाए। कमान क्या, डिपार्टमेंट का, सारे डिपार्टमेंट का ये गोल होना चाहिए कि भैया जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाए, ना कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का देखते रहे कि भैया उनके डिपार्टमेंट का गोल पूरा हो गया बस, ठीक है। ठीक है, तो ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक डिपार्टमेंट में जितने लोग काम कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करें जिससे उनका डिपार्टमेंट तो अच्छा हो ही हो, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी जो ऑब्जेक्टिव है वो भी यहाँ पे फुलफिल हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। आगे बात करता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड जनरल इंटरेस्ट। वैसे तो इसका नाम बहुत ही बड़ा है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। शॉर्ट में इसको समझ लो इंडिविजुअल और जनरल इंटरेस्ट। अब क्या है ये इंडिविजुअल और जनरल इंटरेस्ट? तो इमेज में यहाँ पे देखो, ये है बेचारा एम्प्लॉय यहाँ पे। अब जो भी कोई इंप्लॉय होता है जो किसी कंपनी में काम करने जाता है, उसकी अपनी खुद की पर्सनल इच्छाएं होती हैं कि भैया मुझे प्रमोशन जल्दी से जल्दी मिल जाए, मेरी सैलरी जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो भैया ये हो गया यहाँ पे उस इंडिविजुअल की इच्छा। वेयर एज जो उस इंडिविजुअल का मालिक है उसकी भी भैया कुछ इच्छा होगी कि भैया मेरा काम जो है वो टाइम से प्रॉपरली हो जाए, कम मुझे इसको सैलरी देनी पड़े और मैं से ज्यादा काम करवा लूं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस इंप्लॉय की, इंडिविजुअल की इच्छा कुछ और है और ऑर्गेनाइजेशन की जनरल जो इच्छा है वो कुछ और है। अब यहाँ पे हो रहा है दोनों में क्लैश। तो हेनरी फेयोल इस सिचुएशन में यहाँ पे ये बोलते हैं कि भैया कोई भी इंप्लॉय है उसकी एक इंडिविजुअल इच्छा भी होती है, बट साथ ही साथ हमको ऑर्गेनाइजेशन भी तो देखना है, ऑर्गेनाइजेशन की भी एक इच्छा होती है। हमको ये कोशिश करनी चाहिए, या एक बढ़िया मैनेजर को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो इंडिविजुअल की इच्छा है और जो ऑर्गेनाइजेशन की इच्छा है, दोनों का जो इंटरेस्ट है वो साथ में यहाँ पे सेम हो जाए, साथ में मैच हो जाए। हम कुछ एक ऐसी सिचुएशन बना दे जहां पे इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की भी इच्छा पूरी हो जाए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की भी इच्छा पूरी हो जाए। बट अगर ऐसी सिचुएशन आ जा रही है जहां पे हमारा ये जो एम्प्लॉय है ये बिल्कुल भी कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, तब उस केस में हम जो जनरल इंटरेस्ट है उसको हम पहली प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, याद रखना क्या बोला हेनरी फेयोल ने कि भैया सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि इंडिविजुअल की इंटरेस्ट और जो जनरल इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की दोनों साथ में चले, साथ में काम करें। बट अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, जनरल इंटरेस्ट को हम यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाले हैं और सेकंड हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे। क्लियर है? हाँ जी सर। तो ये थे भैया आपके 6 प्रिंसिपल। आगे बढ़ो नेक्स्ट स्लाइड में, ये रहा आपका 7th प्रिंसिपल आपके सामने। 7th प्रिंसिपल बोलता है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स, यानी भैया जो भी इंप्लॉय आपके पास आने वाले हैं आपको उनको एडिक्वेट सैलरी, एडिक्वेट रेम्यूनरेशन, एडिक्वेट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। अब आप ये फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड करोगे, तो भैया कोई इंप्लॉय है जो बहुत ही ज्यादा स्किलफुल है, बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा है, हाईली एजुकेटेड है, ठीक है, हाईली एजुकेटेड है, तो उसको आप भैया ज्यादा सैलरी दोगे। कम सैलरी दोगे तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। ठीक है, आपको उसको एक प्रॉपर सैलरी देनी है। जितना आपके कॉम्पिटिटर ऑफर कर रहे हैं उतनी आपको सैलरी देनी है। जितना भैया आपकी कंपनी का बजट है, जितना आपकी कंपनी का एक जनरल स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से आपको किसी भी इंप्लॉय को सैलरी यहाँ पे देनी है। तो ये है भैया रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, यानी समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है अपना सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। भी यहाँ पे 2 वर्ड है, देख लो एंड लगा है दोनों के बीच में। ठीक है, एक प्रिंसिपल क्या है भैया सेंट्रलाइजेशन, दूसरा क्या बात कर रहा है डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये दोनों है क्या, तो सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि जो पावर है, जो कंट्रोल है, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में यहाँ पे रहने वाला है। कुछ लोग यानी टॉप लेवल मैनेजर्स के हाथ में रहने वाला है। यानी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी डिसीजन लेंगे तो वो कौन लेगा, टॉप मैनेजर वाले लेंगे, और टॉप मैनेजर फिर वो सारे अपने लोअर लेवल, मिडिल लेवल को यहाँ तक सारी बात पहुंचा देंगे। वेयरएज डिसेंट्रलाइजेशन क्या बोलता है, डिसेंट्रलाइजेशन बोलता है कि भैया ये जो पावर है, जो पावर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के हाथ में नहीं होनी चाहिए, सारे जितने भी लेवल्स हैं उनके हाथ में यहाँ पे होनी चाहिए। जितने भी मैनेजर यहाँ पे काम कर रहे हैं तो सब मैनेजर के पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो काम आने पे डिसीजन ले सके। वरना क्या होगा, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां हमको तुरंत डिसीजन लेना है
उस केस में अगर हमारी जो फर्म है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेंट्रलाइजेशन को फॉलो कर रही है, तो क्या होगा, हमको पहले अपनी बात टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे, फिर टॉप लेवल उसके ऊपर सोचेगी, विचार करेगी, फिर वो भैया मिडिल वाले को बताएगी, मिडिल वाले लोअर को बताएंगे। तब तक हो सकता है मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है उसको हम ग्रैब नहीं कर पाए, वो मिस हो जाए हमसे, क्लियर है, और हो सकता है उस केस में हमको बहुत सारा लॉस हो जाए। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन ये बोलता है कि भैया हर लेवल पे उनके अथॉरिटी के हिसाब से उनको यहाँ पे पावर देनी चाहिए, यानी टॉप लेवल है तो भैया उनके पास ज्यादा पावर हो, मिडिल लेवल है तो भी उनके पास थोड़ी कम पावर हो, लोअर लेवल के पास भी पावर हो बट थोड़ी सी कम यहाँ पे हो जाए। अब इस केस में फ्योल क्या बोलते हैं कि भैया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यानी ऐसा भी ना हो कि हर लेवल पे आपने पावर दे दी है तो उससे क्या होगा, हर लेवल के जो मैनेजर वो अपनी मनमर्जी का हिसाब करेंगे, ठीक है, अपनी मनमर्जी से काम करेंगे, फिर मिडिल वाले टॉप की सुनेंगे ही नहीं, लोअर वाले मिडिल वालों की सुनेंगे ही नहीं, बोलेंगे कि भैया हमारे पास पावर है, हमको जैसा ठीक लग रहा है हम वैसा करेंगे भैया। और अगर सेंट्रलाइजेशन है तो इसमें क्या होगा, डिसीजन लेने पे यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए फ्योल ने बोला कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ध्यान से सुनना, फ्योल ने बोला कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना तो कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना ही कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। क्या, ना तो कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। यानी कुछ पावर भैया सेंट्रलाइजेशन यानी टॉप लेवल के पास भी हो, कुछ पावर भैया आप मिडिल वालों को भी दे के रखो, बट हाँ एकदम ज्यादा पावर मत दे दो कि भैया टॉप लेवल की वो बात ही ना सुने, ठीक है। तो एक अच्छा अपने को कॉम्बिनेशन, एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखना होगा आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं अपन अपना अगला प्रिंसिपल। अगला प्रिंसिपल बोलता है भैया प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का। स्केलर चेन क्या प्रिंसिपल है भैया, तो स्केलर चेन यहाँ पे ये बोलता है कि अगर किसी भी एक इंप्लॉय को दूसरे किसी पर्टिकुलर इंप्लॉय से बात करनी है, अपनी कुछ बात पहुंचानी है, तो डायरेक्टली जाके ना पहुंचाए, एक प्रॉपर हमारे यहाँ पे मैकेनिज्म, एक प्रॉपर वे बना होना चाहिए जिससे वो अपनी बात किसी पर्सन को पहुंचाए, ठीक है। यानी क्या, जैसे मान लो अगर कोई एक इंप्लॉय है ए यहाँ पे, उसको एकदम टॉप लेवल में बैठा हुआ है कोई पर्सन ई, उस तक अपनी बात पहुंचानी है, तो वो डायरेक्टली ना जाए, उसके पहले वो अपने से जो सीनियर है उसको बात पहुंचाए, ठीक है। हो सकता है जो बात उनको ए से पूछनी हो बी से ही उसका सॉल्यूशन निकल जाए, तो भैया जाने की वहां तक जरूरत ही नहीं पड़े टॉप लेवल तक। फिर अगर बी से भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो बी जाएगा सी के पास, सी जाएगा डी के पास, और डी से भी अगर कोई बात नहीं पहुंच रही है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तब आप जाओ ई के पास। यानी एक प्रॉपर चेन बनानी है हमको कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमको पहुंचानी है तो वो किस तरीके से ट्रैवल करने वाली है थ्रू आउट आवर ऑर्गेनाइजेशन। बट आप इस चीज में बोलोगे सर अगर हमको कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, मान लो ए को कोई जरूरी नेसेसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पहुंचानी है ई तक, अब हम ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, फिर डी जाके ई को बताएगा, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हो सकता है भैया इंफॉर्मेशन में कुछ मिलावट आ जाए, कुछ कम्युनिकेशन गैप आ जाए, और जो एकदम 100% इंफॉर्मेशन है वो ई तक पहुंचे ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में फ्यूल हमारे बोलते हैं कि भैया अगर ऐसा कुछ केस है, अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो उस केस में आप इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं और ए जो है डायरेक्टली ई से कम्युनिकेट कर सकता है, और उस सिचुएशन को हम बोलेंगे गैंग प्लान। क्या बोलेंगे भैया, गैंग, GANG, गैंग, और नीचे में लिख दे रहा हूं प्लैंक, गैंग ब्लैंक, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां को प्रॉपर तुरंत अपने को डिसीजन लेना है, कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको कन्वे करनी है, तब हम ये स्केलर चेन को फॉलो नहीं करेंगे, हम सीधा जाके जिसको भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है उसको पहुंचा देंगे, और उस केस को हम क्या बोलेंगे, गैंग प्लैंक बोलेंगे। जैसे यहाँ पे इमेज में देखो भैया 3A पहुंचाएगा ए को, ए इसको पहुंचाएगा, इसको पहुंचाएगा, फिर इसको पहुंचाएगा, ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। बट अगर कोई जरूरी इंफॉर्मेशन है, तुरंत कम्युनिकेट करना है, तो उस केस में गैंग प्लैंक का यूज करते हुए भैया क्या कर सकते हैं, 3A जो है अपना 1B को तुरंत इंफॉर्मेशन यहाँ पे पहुंचा सकते हैं, क्लियर है। तो ये है भैया हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, यानी कम्युनिकेशन हमको कैसे करना है, क्या उसका प्रॉपर चैनल होगा, क्या उसका प्रॉपर वे होगा, ये यहाँ पे बताया गया है हमारे हेनरी फ्योल के द्वारा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल में। नेक्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पे आ गया है हमारे सामने, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का। क्या है भैया प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये बोलता है कि जो भी मेन और मटेरियल है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मेन काम कर रहे हैं और जो भी मटेरियल है, वो एक प्रॉपर जगह पे, प्रॉपर व्यवस्था में, प्रॉपर तरीके से रखी होनी चाहिए, जिससे उस चीज को ढूंढने में हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट ना हो। इमेज में देखो भैया, ये यहाँ पे आ गया मैकेनिक जो कि रिपेयर कर रहा है कार को। अब कार को रिपेयर करते करते इसको पता चला कि भैया मेरे को कुछ इक्विपमेंट की जरूरत है। अब वो इक्विपमेंट अगर एक पर्टिकुलर जगह पे रखी है जो इस मैकेनिक को पता है, तो वो क्या करेगा, तुरंत उस प्लेस में जाएगा, जल्दी से ले आएगा। बट अगर उस इंस्ट्रूमेंट का कोई फिक्स प्लेस यहाँ पे नहीं है, तब क्या होगा, इस मैकेनिक को उसको भैया ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने में लग जाएगा बहुत सारा टाइम और इसकी बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे वेस्ट हो जाएगी। इसलिए हेनरी फ्योल ये बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में कि ऑर्गेनाइजेशन में मेन का और मटेरियल का, ठीक है, मेन का और एक मटेरियल का प्रॉपर प्लेस फिक्स होना चाहिए, जिससे उसको ढूंढने में हमारी टाइम और एनर्जी यहाँ पे वेस्ट ना हो, ठीक है। काफी सिंपल से अभी तक हमने 10 यहाँ पे प्रिंसिपल देख लिए, 4 प्रिंसिपल और बचे, इसके लिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। और ये रहा आपका प्रिंसिपल नंबर 11। प्रिंसिपल नंबर 11 बात करता है भैया प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का, यानी
हमको हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भैया किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना है, चाहे भैया वो कास्ट के बेसिस में हो, चाहे वो नेशनैलिटी के बेसिस में हो, लैंग्वेज के बेसिस में हो, काले गोरे के बेसिस में, हमको सभी को इक्वल नजर से देखना है, ठीक है। मेल फीमेल का कोई यहाँ पे अपने को डिस्टिंग्विश यहाँ पे नहीं करना है कि मेल है तो भैया उसको ज्यादा प्रेफरेंस दो, उसको ज्यादा सैलरी दो। अगर फीमेल भी उसी के लिए भैया कंपैटिबल है, किसी एक मेल में और किसी एक फीमेल में, दोनों भैया एजुकेशनल वाइज दोनों बराबर हैं, दोनों की स्किल्स यहाँ पे प्रॉपर है, तो हमको यहाँ पे दोनों में कोई भी भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। इन शॉर्ट यानी हमको प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो करना है, सारे इंप्लॉइज को हमको बराबर तरीके से ट्रीट करना है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं करना है किसी भी बेसिस पे, चाहे वो नेशनैलिटी के बेसिस में हो, कलर के बेसिस में हो, कास्ट के बेसिस में हो, कोई भी XYZ यहाँ पे फैक्टर हो, सारे इंप्लॉइज को हमको एक रिस्पेक्ट से यहाँ पे ट्रीट करना है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रिंसिपल बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ अ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ अ पर्सनल क्या बात करता है भैया? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ये बोलता है कि किसी भी एम्प्लॉयर को, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को जॉब रिलेटेड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कोई एम्प्लॉय है जो कंपनी में एंटर तो हो गया, उसको जॉब तो मिल गई, बट वो डर रहा है, उसके मन में एक डर है कि भैया हो सकता है मुझे कभी भी इन लोग नौकरी से निकाल दे। तो फेयोल यहाँ पे ऐसा बोलता है कि भैया जो उसके ऊपर वाले हैं, जो उसके मालिक लोग हैं, ठीक है, जो उनके बॉस हैं, जो उनके सुपीरियर है, उनको बिल्कुल भी ऐसा माहौल बना के ना रखना है जहां पे कोई भी जो इंप्लॉय है वो डरे, उसको अपनी स्टेबिलिटी पे भैया यहाँ पे डाउट आ जाए कि आज तो मैं कंपनी में हूँ, कल मुझे निकाल दिए, तो इस डर से उसको कंपनी में काम नहीं करना है। वरना सोचो कोई ऐसा इंप्लॉय है जो भैया बहुत ही ज्यादा डर रहा है कि भैया हो सकता है मुझे कल को नौकरी से निकाल दे, कल निकाल दे, कल निकाल दे, क्या वो इस माइंडसेट के साथ प्रॉपरली काम कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा सर। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है फेयोल यहाँ पे कि इंप्लॉयर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवानी है कि भैया आपको जॉब से बहुत ही जल्दी नहीं निकाला जाएगा, आप यहाँ पे काम कर रहे हो, बिल्कुल स्टेबल होके आराम से फ्रेश माइंड के साथ यहाँ पे काम करो, डरने की कोई भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ अ पर्सन। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। ये रहा नेक्स्ट प्रिंसिपल आपके सामने। नेक्स्ट प्रिंसिपल बात करता है भैया इनिशिएटिव का, यानी इनिशिएटिव यहाँ पे ये बोलता है कि भैया जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जब भी किसी फर्म में, कंपनी में कोई प्लानिंग यहाँ पे चल रही है, टॉप लेवल वाले कुछ प्लान कर रहे हैं, और उस प्लान में अगर कोई लोअर लेवल इंप्लॉय है, ठीक है, उस प्लान में अगर कोई लोअर लेवल इंप्लॉय है जो कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, कुछ अपने सजेशन देना चाह रहे हैं, कुछ नई चीज के साथ, कुछ नए इनिशिएटिव के साथ वो आ रहा है, तो उसको भी हमको मौका देना चाहिए, उसकी बात भी हमको सुननी चाहिए। और अगर उसका आइडिया हमको बढ़िया लगता है तो उसको वहां पे रिवॉर्ड भी देना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। वो रिवॉर्ड कैसे भी हो सकता है, मनी के बेसिस में भी हो सकता है या नॉन मॉनिटरी टर्म्स में भी यहाँ पे हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव यहाँ पे ये बात करता है कि जब भी टॉप लेवल मैनेजर्स कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या मिडिल लेवल वाले भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और उनके छोटे लेवल के लोग, छोटे इंप्लॉइज भी यहाँ पे उनको कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो उनके भी इनिशिएटिव को, उनके भी स्टेप्स को हमको प्रमोट करना चाहिए और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए कि आप भी हमको भैया सजेशन दो, और जिसका सजेशन हमको अच्छा लगेगा उनको यहाँ पे रिवॉर्ड भी कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपन लास्ट अपने प्रिंसिपल पे। लास्ट प्रिंसिपल है आपका स्पिरिट डी कॉर्प्स का, ठीक है। क्या प्रिंसिपल है हमारा? प्रिंसिपल है हमारा स्पिरिट डी कॉर्प्स, यानी भैया साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। यानी हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर यूनिटी मेंटेन करके रखनी है। ऐसा नहीं है कि भैया मुझे सब इतना काम दिया था, मेरा आज का काम हो गया, मैं जा रहा हूं घर, ठीक है। अगर आपके कलीग को यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो रही है तो आपको उसकी पूरी यहाँ पे हेल्प करनी है, एक प्रॉपर यूनिटी मेंटेन करके रखनी है, जिससे क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे जो गोल है वो बिल्कुल फुलफिल हो जाए। हमको यहाँ पे आई से हटकर वी की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल की भावना को छोड़ के भैया वी की भावना, एक यूनिटी भैया हमको अपने इंप्लॉइज के अंदर जगानी होगी। इसी को बात करता है हमारा स्पिरिट डी कॉर्प्स की, हमको भैया हार्मनी, यूनिटी मेंटेन करके रखनी है अपने को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे भैया कोई भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉपरली स्मूथली यहाँ पे फंक्शन करे, जिससे जो हमारा मेन टारगेट है, जो हमारा मेन एम है, वो यहाँ पे प्रॉपरली टाइम से अचीव हो जाए। क्लियर है? तो यही बात करता है हमारा स्पिरिट डी कॉर्प्स यहाँ पे। तो इसी के साथ भैया आपके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यहीं पे खत्म हो जाते हैं। एक बार मैं फिर से आपको अगर देखना चाहूं तो इसको जल्दी से मैं बैक करके दिखा देता हूं। ये रहा आपके सामने, इधर इधर, ठीक है। पहला अपन ने देखा था डिवीजन ऑफ वर्क, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। दूसरा भैया अगर काम देना ही जरूरी नहीं है, काम के साथ आप पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे दो। तीसरा भैया डिसिप्लिन, कायदे से रहो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। चौथा यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक टाइम पे आप एक ही बॉस से ऑर्डर लो, ऐसा यहाँ पे सिस्टम बना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया दो बॉस एक ही टाइम पे किसी इंप्लॉय को ऑर्डर दे रहे हैं, इससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, और जहां भैया गड़बड़ी हुई तो वहां पे तो सारा खेल यहाँ पे खराब होने वाला है। नेक्स्ट
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जितने भी डिपार्टमेंट है उनको एक प्रॉपर फॉलोइंग डायरेक्शन में अपना यहाँ पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट है भैया इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट, एम्प्लॉय की इंटरेस्ट को और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को साथ में लेके चलो, अगर साथ में नहीं चल पाते तो भैया ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हम ऊपर रखेंगे किसी भी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से। नेक्स्ट आगे देखें भैया, नेक्स्ट स्लाइड में ये रहा आपके पास। नेक्स्ट हमने जो 4 प्रिंसिपल देखे थे, रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन क्या बात करता है कि भैया किसी भी इंप्लॉय को उनकी स्किल्स, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन के जितने वो लायक है उस हिसाब से उनको रेम्युनरेशन दो। जितनी भी आपकी कंपनी का स्टैंडर्ड है, जो कॉम्पिटिटर आपको पे कर रहे हैं उतनी आपको रेम्युनरेशन पे करनी चाहिए। नेक्स्ट सेंट्रलाइजेशन, मतलब कुछ ही लोगों के हाथ में पावर। डिसेंट्रलाइजेशन यानी सबके हाथ में पावर। फ्योल क्या बोलते हैं कि भैया ना तो प्रॉपरली सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ना ही डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, दोनों का प्रॉपर मिक्सअप होना चाहिए। नेक्स्ट बात की थी हमने स्केलर चेन की। स्केलर चेन हमारा यहाँ पे ये बोलते हैं कि कौन पर्सन किससे कम्युनिकेट करेगा, किसको जाके रिपोर्ट करेगा, इसकी प्रॉपर चेन बनी होनी चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन का ट्रैक यहाँ पे बना होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, मैन और मटेरियल कौन सी कहां पे जगह में रहेंगे, उनकी एक प्लेस फिक्स होनी चाहिए जिससे उनको ढूंढने के पीछे हमारी टाइम और एनर्जी वेस्ट ना हो। आगे बढ़ते हैं, आगे अपन ने देखा था प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ये बोलता है कि हमको किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन में भेदभाव नहीं करना है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर बोलता है कि हमको हमारे इंप्लॉइज को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके रखनी है कि आपको बहुत ही जल्दी काम से नहीं निकाल दिया जाएगा। इनिशिएटिव, अगर कोई भी इंप्लॉई है जो कुछ इनिशिएटिव लेना चाह रहा है, डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेना चाह रहा है, तो उसके भी सजेशन को हमको इनवाइट करना चाहिए। उनका सजेशन अगर अपन को अच्छा लगता है तो उनको हमको प्रॉपर भैया जो रिवॉर्ड है वो देना चाहिए। और नेक्स्ट है भैया साथ ही हाथ बढ़ाना, यूनिटी के साथ अपने को रहना है। जो बात करता है हमारा स्पिरिट डी कॉर्प्स, आई को छोड़ के हमको वी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। मी से अपने को किधर जाना है, मी से अपने को जाना है वी पे। क्लियर है? मी की फीलिंग हटा के वी की फीलिंग अपने को यहाँ पे जगानी है। तो ये थे भैया आपके टोटल 14 प्रिंसिपल। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहे होंगे भैया FW टेलर। ये कौन है? ये टॉपिक बनता है हमारी नेक्स्ट क्लास का। क्लियर है? और नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर को पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। तो भैया इस क्लास को मैं यहीं पे करता हूँ खत्म। और आपसे मैं बोलता हूँ बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। बट तब तक के लिए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए।